वेलकम टू सार्थक क्लासेज। सार्थक क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग इतिहास में पढ़ रहे थे। सब्जेक्ट मेरा इतिहास है, हिस्ट्री है। इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता मेरा क्या था, टॉपिक था। इसके पहले हम दो तीन लेक्चर डाल चुके हैं। आपका छोटा छोटा लेक्चर है, वो सबको देख लीजिएगा आप लोग और उसमें समझिएगा। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे थे, लास्ट वीडियो में सामाजिक प्रभाव के बारे में क्या देख रहे थे, सामाजिक प्रभाव। तो हर चीज़ का क्या बताए थे कि हिस्ट्री में आप सभी चीज़ों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और कला या संस्कृति में बांटकर इसको पढ़ा जाता है। उसी चीज़ों को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, समझ गए। तो अब देखिए, हम लोग का सामाजिक प्रभाव जो है, इसके बारे में हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे। तो समाज क्या है हमारा, समाज में बहुत चीज़ देखे थे। आपका परिवार, नगर, कैसा समाज था, मातृसत्तात्मक समाज था, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसमें आपका बताए थे कि समाज में कितने तरीके के लोग रहते थे। तो उसमें भी आपका याद होना चाहिए, व्यापारी था, शासक वर्ग था जिसको योद्धा कहा जाता है, योद्धा, और कौन था, पुरोहित था। पुरोहित कहने का मतलब विद्वान, और विद्वान के बाद सबसे नीचे में श्रमिक वर्ग आता था। तो इसी चीज़ों पे क्या किए थे हम लोग, डिवीज़न किए थे कि लोअर टाउन और अपर टाउन। कितने तरीके से, नगर जो था मेरा उसको कितने तरीके से, लोअर टाउन, लोअर टाउन मतलब निचला नगर, और अपर टाउन मतलब ऊंचा नगर। तो इसमें हम लोग देख चुके थे कि लोअर टाउन में क्या थे, श्रमिक वगैरह रहते थे। और क्या रहते थे, श्रमिक वगैरह। इसमें शिल्पकार, लोहार नहीं थे, क्योंकि लोहार जो है उसका यूज कब, लोहा का खोज कब हुआ है, वैदिक काल में, वैदिक पीरियड में। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ाएंगे वैदिक काल। तो उसमें देखिएगा वैदिक पीरियड कब से कब है, इसको याद रखिए अभी से ही, अभी से याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, वैदिक जो काल है मेरा 2 पीरियड में चला है। तो देखिए, एक चला है 1500 से, ऐसे होता है इसका कितना, 1500 से 600 BC। अभी से इसको याद रखिए, 1500 से 1000 BC, और आपका 1000 BC से 600 BC तक। 600 BC तक क्या चला है, दो टाइप में। इसी में आपका ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। हम लोग टॉपिक से ज़्यादा भटकते नहीं हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, लोअर टाउन और अपर टाउन में डिवीजन था, और सिर्फ 3 टाउन एक जगह से मिला है, वो धौलावीरा से। तो अब देखते हैं लोअर टाउन में क्या क्या था। तो लोअर टाउन में इसका विशेषता देखते हैं हम लोग कि लोअर टाउन कैसा था। तो लोअर टाउन में वो बता रहा है कि किलेबंदी अलग से नहीं है। क्यों किलेबंदी नहीं होगा, आप ही सोच के देखिए कि जहाँ पे लोअर टाउन में श्रमिक, शिल्पकार, कृषक वगैरह रहेंगे, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे थोड़ा मध्यम, मतलब क्या, कम पैसा वाला आदमी रहेगा, जिसका आर्थिक स्थिति क्या होगा, मजबूत नहीं होगा। तो उसको किलेबंदी करने का जरूरत है, किलेबंदी करने का जरूरत नहीं होगा। क्यों जरूरत नहीं होगा, क्योंकि उसको डर नहीं ज़्यादा रहेगा कि कोई मुझे कुछ, मतलब मेरा पैसा वगैरह लेके जाए, समझ गए हैं। और अपर टाउन में बताया गया है कि प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड के कमरे हैं, सुरक्षा गार्ड के कमरे हैं। तो हम लोग अपर टाउन में तो देखे थे कि शासक वर्ग और क्या था, पुरोहित वर्ग, ये सब था, और क्या था, व्यापारी वर्ग था। तो वो सबको क्या था, पैसा ज़्यादा था, बड़े बड़े महल में रहते थे, तो आर्थिक स्थिति मजबूत थी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी तो क्या क्या होगा, उसके पास पैसा है तो सुरक्षा गार्ड तो रखना चाहेगा ना। सुरक्षा के लिए क्या करना चाहेगा, सुरक्षा गार्ड रखना चाहेगा कि पैसा वगैरह का चोरी वगैरह न हो। तो ये सब क्या है, आर्थिक स्थिति से भी जुड़ा हुआ है समाज। अब देखिए, इसमें बताया है हड़प्पा में अन्नागार लोअर टाउन में। हड़प्पा में कहाँ से मिला है अन्नागार, लोअर टाउन में अन्नागार मिला है। जबकि मोहनजोदड़ो में आपका अन्नागार जो है अपर टाउन से मिला। अन्नागार इसलिए होता था ना कि मान के चलिए सरकारी भवन है, चाहे आज भी तो अन्नागार होता है ना। FCI का नाम सुने होंगे आप लोग, तैयारी करते हैं तो। FCI जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो क्या करता है, एक आपका इमरजेंसी में चावल, दाल, ये सब क्या है, गेहूं वगैरह का स्टोरेज करता है। आज भी देखिए, लॉकडाउन में क्या होता है, लॉकडाउन में हुआ था कि सबको मतलब क्या
सरकार घोषणा करती है कि 5 किलो चावल देंगे, तो क्या कहाँ से देती है? घर में रखी है, संसद भवन में रखी है चावल? नहीं ना। तो उसके लिए क्या बना है भारत सरकार के द्वारा या हमारे संविधान के द्वारा बना है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो उसी तरह क्या था यहाँ भी आपका अपर टाउन में, अब मोहनजोदड़ो में मिला है अन्नागार। कहने का मतलब, इसका मतलब इमरजेंसी में क्या होता था, काम होता था। उसी तरह इसमें देखिए अपर टाउन में, अपर टाउन के अंदर विभाजन सिर्फ कालीबंगा से है, यानी एक दीवार से 2 भागों में बांटा गया है। क्या है? सिर्फ विभाजन कहाँ पे है? कालीबंगा से है, यानी एक दीवार से ही 2 भागों में बांट दिया गया है इस चीज़ों को। तो इस चीज़ों को याद रखिए, इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का निशान बनवाली से। क्या है? सड़कों पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। सड़कों पर पहिए का निशान कहाँ से है? बनवाली से। तो देखिए बनवाली से कहाँ? लोअर टाउन में मिला है। कहाँ मिला है? लोअर टाउन में। तो बहुत ही क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है। तो कैसे पता चला कि लोअर टाउन है? तो देखिए क्या बताए थे कि कृषक वगैरह कहाँ रहते थे? लोअर टाउन में रहते थे। और जो व्यापारी वर्ग है, शासक वर्ग है, पुरोहित वर्ग है, विद्वान जो था वो सब कहाँ था? अपर टाउन में। तो अब आप ही सोचिए, यहाँ पे अगर आपका बैलगाड़ी के पहिए का निशान मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि खेती से जुड़ा चीज़ है, कृषि से जुड़ा चीज़ है। तो कृषि से जुड़ा हुआ चीज़ रहेगा तो उसको क्या करेंगे? लोअर टाउन में ही ना समझेंगे कि वहाँ पे कृषक लोग रहता था कम। तो इस चीज़ को ऐसे समझना है। फिर देखिए मोहनजोदड़ो के अपर टाउन से क्या क्या मिला, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बारे में हम आगे आप लोग को बता देंगे। लेकिन अपर टाउन से क्या क्या मिला है? तो सभा भवन मिला है। क्या मिला है? बड़ा सभा भवन है, जिसमें क्या होता होगा कि हाँ कोई भी सभा हो, या फिर जैसे वहाँ मतलब बड़े बड़े जैसे नेता वगैरह का क्या सभा बैठक होता होगा कि हाँ किसी चीज़ पे चर्चा करना है, तो ये सभा भवन में ही आपका होता होगा। ये भी मिला है वहाँ से। फिर बृहद स्नानागार मिला है। बृहद माने बड़ा सा स्नानागार। और स्विमिंग पूल देखते ना हैं, वही सब चीज़ है। स्विमिंग पूल ही था उस समय का, समझिए। तो बृहद स्नानागार तो बड़ा सा स्नानागार था। और इसके बारे में बोला जाता है, मोहनजोदड़ो में जो बृहद स्नानागार मिला है, इसके बारे में बोला जाता है कि या तो यहाँ पे पूजा पाठ से रिलेटेड होगा कि हाँ कोई पूजा पाठ करके आता होगा और इसमें डुबकी लगाता होगा। आज भी देखिए बिहार में छठ पूजा होता है तो क्या होता है, गंगा नदी में या पुनपुन नदी में सब क्या होता है, डुबकी लगाते ना हैं। या पूजा पाठ करने से पहले क्या होता है, आदमी अपने आप को स्वच्छ कर लेता है, शुद्ध कर लेता है पानी में नहा के, समझ गए हैं, इसीलिए किया जाता है। तो बृहद स्नानागार मिला है जिसके पास एक मंदिर का भी साक्ष्य है। तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। अन्नागार मिला है मोहनजोदड़ो से, जो हम लोग यहाँ पढ़े। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, अपर टाउन से अन्नागार मिला है। एक कॉलेज मिला है। कॉलेज, अब कॉलेज थोड़ी होगा उस समय, कॉलेज मतलब एक बहुत बड़ा विद्यालय होगा, महाविद्यालय बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे, महाविद्यालय। कॉलेज में मिला है। तो चारों VVI है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि मोहनजोदड़ो के अपर टाउन से सभा भवन, कॉलेज, अन्नागार और बृहद स्नानागार मिला है। अब देखिए एक और पॉइंट है आपके पास, लोथल से क्या मिला है, अग्निकुंड। लोथल से क्या मिला है, अग्निकुंड। तो देखिए लोथल से अग्निकुंड मिला, तो इससे क्या पता चलता है कि अपर टाउन में है कि लोअर टाउन में, कैसे पता करेगा आदमी। तो देखिए इसका पता करने का कारण है कि लोथल से अग्निकुंड मिला, इसका मतलब वहाँ पे पुरोहित वगैरह रहता होगा। आप ही सोचिए कौन अग्निकुंड का यूज करेगा, अग्निकुंड का यूज वही ना करेगा जिसके पास क्या हो। अग्निकुंड किस लिए यूज होता है, आज ही देखिए हवन वगैरह जो होता है किस लिए होता है कि हाँ जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, धन है, सब कुछ है, और आत्मा मतलब अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है और वो चाहता है कि हाँ हमको और सुख मिले, तो भगवान को याद करता है, भगवान को। तो इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पे इससे पता चलता है कि अपर टाउन में ही होना चाहिए। जो क्या है अपर टाउन में लिखे ना है, अपर टाउन में ही होना चाहिए। आप ही सोच के देखिए ना, लोअर टाउन में जो कृषक होगा, श्रमिक होगा, वो लोग क्या चाहेगा कि हाँ पैसा वगैरह तो है ही नहीं, तो क्या उतना याद करें भगवान को। कौन चाहता है, कौन पूजा पाठ करना चाहता है। आज भी देखते हैं
पंडित लोग किससे, गरीब से तो नहीं ना दक्षिणा वगैरह ज़्यादा लेता है, कहता है कि अरे ये क्या देगा हमको उतना पैसा। तो बड़ा बड़ा जो अमीर आदमी है उसके पास ज़्यादा जाना चाहता है, उससे पैसा लेना चाहता है। तो ये सब चीज़ क्या है कि करता होगा कौन, शासक वगैरह, पुरोहित वगैरह, व्यापारी वगैरह, जो ज़्यादा दान दे सके। तो इसीलिए इसको अपर टाउन में लिखा जाता है। अब देखिए हम लोग इतना देख लिया अपर टाउन लोअर टाउन के बारे में। अब हम लोग देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर था, तो इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि नगर के बारे में, तो प्रमुख राजधानी इसका क्या था, जितना भी हम साइट देखें टोटल, अरे भाई इतना बड़ा आपका एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान तक मिला हुआ। तो अब इसमें क्या होना चाहिए कि आपका कोई राजधानी होना चाहिए। आज भी भारत देश है तो इतना बड़ा देश चलाने के लिए आपका एक राजधानी है ना, तब ना आप देश चल रहा है। वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, एमपी वगैरह बैठते हैं, है कि नहीं, सांसद वगैरह, तो एक केंद्र होता है। तो उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता का भी क्या था, केंद्र था, जिसको राजधानी के रूप में रखा गया है। तो देखिए इसमें आपका दो तरीके का था, एक राजनीतिक राजधानी और एक क्या है, आर्थिक राजधानी। तो आर्थिक राजधानी में आपका आता है लोथल। क्या आता है, लोथल। सब याद रखने का चीज़ है। आर्थिक राजधानी लोथल था। और राजनीतिक राजधानी कौन सा था, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसको पिग्गट साहब ने जुड़वा नगर भी कहा है। क्या कहा है, जुड़वा नगर भी कहा है। तो देखिए लोथल जो था, आप पिछले क्लास में भी बताए थे कि लोथल क्या था, डॉकयार्ड था, जिसको इंग्लिश में बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंदरगाह। तो ये आपका व्यापारिक केंद्र था। क्या था, व्यापारिक केंद्र था। अब बंदरगाह रहेगा कहाँ पे, बंदरगाह क्या रहेगा, फील्ड में रहेगा। अरे बंदरगाह कहने का मतलब समुद्र के किनारे होगा या नदी के किनारे होगा। तो लोथल के पास समुद्र था, गुजरात में लोथल पड़ता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ से व्यापार होता होगा, बाहरी देशों से व्यापार होता होगा, इसीलिए गुजरात में, और ये आर्थिक राजधानी है। आज भारत की आर्थिक राजधानी कौन है, सबको पता है, मुंबई है। क्यों आर्थिक राजधानी बना है, इसलिए बना है कि बाहर से भी व्यापार का साधन है वहाँ पे। जितना भी अगर हम लोग चाइना से ही सामान मंगाएं, निर्यात किए, आयात किए, जो किए, या अमेरिका से या यूरोप कंट्री से, तो क्यों वहाँ पे रहता है, समुद्र के किनारे क्यों आता है, क्योंकि हम लोग शिप से मंगाते हैं, हवाई जहाज से उतना वेट नहीं आ सकता है। इसीलिए आज भी सबसे साधन जो है ना, सबसे सस्ता साधन और सबसे किफ़ायती तो आपका समुद्री क्या है, समुद्री यात्रा ही है। कहने का मतलब समुद्र मार्ग ही है। इसलिए कभी भी कोई भी देखिएगा तो ज़्यादा आर्थिक क्षेत्र जहाँ रहेगा तो आपका समुद्र वहाँ पे जरूर रहेगा। इसीलिए लोथल क्या था, व्यापारिक केंद्र था। आज मुंबई देख लीजिए, हांगकांग देख लीजिए, जितना भी वर्ल्ड का शहर है, अब देखिए जो आर्थिक रूप से मजबूत होता है किसी देश का, वो आपका समुद्र के किनारे ही होता है सब। इसीलिए समझ गए। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि आर्थिक राजधानी मेरा लोथल हुआ, और राजनीतिक क्या हुआ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो जुड़वा नगर है, नगर कहा जाता था। जुड़वा नगर पिग्गट ने बोला है, इसको याद रखिएगा। किसने बोला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, तो पिग्गट ने बोला। अब देखिए जितना भी व्यापार होगा, इसको थोड़ा सा हम आर्थिक में बताएंगे आपको, आर्थिक इसका थोड़ा पढ़ा देंगे, तो आर्थिक प्रभाव, तो उसमें भी थोड़ा सा चर्चा है। तो अब देखिए जितना भी मेरा व्यापार होता था, तो इसमें क्या था कि समकालीन सभ्यता, क्या था कि मान के चलिए उस समय जो ईस्वी था 2500 से 1750 या 2350 से 1750, तो उसमें क्या था कि दूसरे कंट्री से भी व्यापार होता था। इस सभ्यता के समकालीन भी सभ्यता थी। कहने का मतलब है कि उस समय और भी सभ्यता विद्यमान थी। तो उस समय हम कैसे पता करें कि कैसे पता किया हिस्टोरिकन, या कैसे पता हुआ, तो क्या होता था, उसमें व्यापार होता था। तो व्यापार का अगर सामान आज मान के चलिए, हम लोग क्या कैसे पता करें, मतलब कर पाएंगे कि भारत चाइना से व्यापार करता है। तो आज अगर मोबाइल वगैरह यूज करते हैं आप लोग, रेडमी, ओप्पो, वीवो, तो अगर मान के चलिए कोई यहाँ अनजान आदमी आ गया और देख रहा है कि हाँ भाई यहाँ वीवो कंपनी है, ओप्पो कंपनी का सामान मिल रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि चाइना से हम लोग व्यापार करते हैं। तो उसी तरह क्या था कि देखिए आपका समकालीन जो सभ्यता थी, तो इसमें मिस्र से पता चला कि मम्मी का 100 लोथल में व्यापार थोड़ी था,
लेकिन यहाँ मिला, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे आदमी आता होगा व्यापार करने, उसका शव यहाँ पे मिला है। फिर जैसे बेलनाकार मुहर है, बेलनाकार मुहर फारस ईरान से, तो इससे पता चलता है कि उस देश का मुहर यहाँ पे मिला, तो कहने का मतलब आदान प्रदान आयात निर्यात होता था। तो यही इसी कारण हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता बोलते हैं। अब मेसोपोटामिया से भी मुहर मिला है, इसमें वृत्ताकार या आयताकार मुहर मिला है, वृत्ताकार या वर्गाकार लिख दीजिए, सॉरी वृत्ताकार नहीं, वर्गाकार, वर्गाकार या आयताकार मुहर मिला है। ठीक है। अब देखिए सीरिया से हाथी का दांत का भी व्यापार होता था। तो ये सब क्या था, व्यापार से हम लोग समझे हैं कि मिस्र था, सुमेर था, फारस था, चीन था, मेसोपोटामिया और सीरिया किसकी समकालीन सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता यही सब है। अभी क्वेश्चन पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है कंपटीशन में कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन है, इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा, 1 नहीं दे देगा, तो आपको चूज करना है। या क्वेश्चन है ऐसा, यूनान देता है ज़्यादा, यूनान जो है ऑप्शन में देता है, तो इसीलिए यूनान नहीं था, क्योंकि यूनान का बहुत बाद में सभ्यता बना है, इसीलिए यूनान जब होगा तो इसको नहीं करिएगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ हो गया आपका समकालीन सभ्यता। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसमें जितना भी साइट था, आपका शहर था, वो सब किस नदी के किनारे है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछ देता है। तो आपका नदी के किनारे जितना भी सभ्यता बसी थी, तो देखिए हम आपको बता चुके हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता बसी है, ये पूरा सिंधु नदी के आसपास ही बसी है, मतलब आपका 90% जो क्षेत्र है सिंधु नदी के किनारे ही बसी है। तो सिंधु नदी जो है आपको बताया था कि पाकिस्तान के बीचों बीच जाती है। तो देखिए सिंधु नदी ऐसे जा रही है, वो आगे निकली है हिमालय के ऊपर से, मानसरोवर झील के पास से निकली है। तो ये आपका कहाँ पे है, तिब्बत के पास से मानसरोवर झील से सिंधु घाटी नदी निकली है और हिमालय के ऊपर से आई है, और वहीं से आपका ब्रह्मपुत्र नदी भी निकली है जो चाइना की ओर चली जाती है, और फिर वहाँ से अरुणाचल प्रदेश से मुड़ के और भारत में आती है। चाइना में उसको सांगपो बोला जाता है शायद, हाँ सांगपो। तो क्या है आपका सिंधु नदी यहाँ पे मेनली आती है, सिंधु नदी आती है, लेकिन सिंधु की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं जो इसको हेल्प करती है। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे सतलज है, सबसे नीचे में जो आपका तिब्बत के पास से निकलती है, फिर ब्यास है सतलज की सहायक नदी, और रावी अलग से आती है इधर से, और चिनाब और झेलम जो है एक साथ मिलकर रावी में मिलती है, और रावी में मिलने के बाद टोटल सतलज में मिलके एक सिंधु की धारा बनाती है, सिंधु की धारा, और यही जाके आपको अरब सागर में गिर जाती है। क्या जाती है, अरब सागर में। ये सब ज्योग्राफी में भी पढ़िएगा आप लोग, तो इस सब इम्पॉर्टेंट है सिंधु। तो देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता है कि तक्षशिला के बारे में, जो आगे हम लोग कहने का मतलब चाणक्य यहीं के प्रोफेसर थे, चाणक्य के बारे में सुनते ना हैं, चाणक्य नीति। तो तक्षशिला जो है यहीं पे सिंधु और झेलम के बीच में ही, सिंधु और झेलम के बीच में ही तक्षशिला स्थापित मतलब स्थित था। यहीं के प्रोफेसर चाणक्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय मतलब बहुत डेवलप जगह था। एक अशोक के समय भी एक मतलब क्या हुआ था, एक राज्य था कहिए तो। तो ये आपका नदी है, और इसमें भी देखिए आपका पूर्वी नदी हो गया। इसको याद रखने का तरीका हो गया कि पूर्वी नदी में सतलज, ब्यास और रावी है, पश्चिमी नदी में झेलम, सिंधु और चिनाब है, झेलम, सिंधु और चिनाब। तो तीनों याद रखिएगा, तो इससे आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ऐसे नदी का है। तो देखिए ये टोटल जितना नदियाँ हैं, ऊपर में बहुत सारा साइट है, नीचे भी बहुत है, और भारत में भी बहुत सारा नदी है। तो ये सब का याद रखने का देखिए हम लिख दिए हैं, एक बार पढ़ देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी के किनारे ही मोहनजोदड़ो बहती है, पहले भी फिगर बनाए थे हम आपको। चंदहुद्रो है यहीं पे सिंधु नदी के पास, कोटदीजी भी है सिंधु नदी, पहले या दूसरे वीडियो में हम आपको बता चुके हैं क्लास में। तो कोटदीजी भी है सिंधु नदी। सूत का गेंडोर जो है दास नदी, जो सबसे पश्चिमी छोर था, बता चुके हैं, बलूचिस्तान प्रांत में है। कालीबंगा आपका घग्घर नदी है जो राजस्थान में पड़ती है,
और रोपड़ जो है सतलज नदी, देखिए यही सतलज नदी है ना, तो इसी के पास में रोपड़ है साइट आपका। अब देखिए मांडा है चिनाब, सबसे उत्तरी में बताए थे, जब चौहद्दी बता रहे थे उसका बाउंड्री सिंधु घाटी सभ्यता में, तो मांडा बताया था सबसे उत्तर में, तो यही चिनाब है, तो चिनाब वहाँ पे है। बनवाली है तो सरस्वती नदी जो आपका हरियाणा के पास पहले बहती थी। तो देखिए आलमगीरपुर हिंडन नदी बता चुके हैं, यूपी में पड़ता है आलमगीरपुर। और लोथल है भोगवा नदी, लोथल किस नदी किनारे, भोगवा नदी। दैमाबाद परवरा नदी के किनारे है, जो गोदावरी की सहायक नदी भी है। और कहीं कहीं क्वेश्चन दे देता है परवरा दे देता है या दैमाबाद, गोदावरी भी दे देता है दैमाबाद का, तो अगर परवरा रहे तो परवरा मारिए ऑप्शन में, समझ गया, ये अच्छा रहेगा। और गोदावरी क्या है, इसकी सहायक नदी है। फिर देखिए धौलावीरा है, बता चुके हैं धौलावीरा के बारे में पिछले क्लास में। तो लूनी और घग्गर जो है धौलावीरा नदी के, लूनी और घग्गर नदी के किनारे धौलावीरा आपका है, जो गुजरात में पड़ता है। और राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे। तो ये आपका देखिए क्या हो गया कि पूरा जो है सामाजिक प्रभाव में था ये सब चीज़, बहुत चीज़। और आर्थिक में हम अगला वीडियो में आपको बताएंगे। और नदी वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिए और कॉपी पेन लेके आप लोग लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और नोट्स को लिखिए, और एक दूसरे से वीडियो को देखिए लिंक कर कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग ले लिए, इसलिए वीडियो देखिए, पिछले वीडियो लिंक कीजिए, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगा। क्योंकि डायरेक्ट कोई अगर तीसरा चौथा वीडियो मतलब आगे देखेगा तो सोचेगा कि क्या बता दिए, और आप वही कोई शुरू से देख रहा है तो उसको समझ में आएगा कि हम किस सिलसिलेवार ढंग से किस चीज़ को मतलब बता रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो मैप वगैरह भी देखिए, और इसको अच्छा लगे आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बन रहा है, और इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू आप लोग को।